हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल्स एंड नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने गोल्स की तरफ, जो आपके उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी तरफ आपको ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, ना कि आने वाली रुकावटों के ऊपर, आने वाली परेशानियों के ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, उनके लिए आप बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड रहें, जिसको बोला जाता है ना कि आपने पहले ही उसके बारे में सोच लिया था और पहले ही उसका हल निकाल लिया था या उसका सोल्यूशन आपके हाथ में है, तो पहले ही उनके बारे में सोच के रखें। लेकिन ज़्यादा फोकस करके कि नहीं, अरे मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये परेशानी आ जाएगी, वो परेशानी आ जाएगी, ऐसे ना सोचें। ठीक है, आप ये देखें कि आपका उद्देश्य क्या है, आप उसको हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और ऑब्स्टेकल्स के बारे में बिफोर हैंड आपको कुछ भी जानकारी लगने से पहले लग जाए और उसके बारे में आप पहले से ही प्रयास कर ले, वो भी फोकस ऑन द गोल्स ही दिखाता है। अगर आपको आपके गोल्स की तरफ फोकस होगा ना, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो आप परेशानियां जब आएंगी तब उनके बारे में चिंतित होना बैठ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The Election Commission must ensure a free and fair democratic process. इलेक्शंस आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, तो उसी के ऊपर अब चर्चा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको फ्री और फेयर मतलब कोई भी किसी के दबाव के बिना, एकदम फेयर तरीके से, बिना कोई बायसनेस के साथ में उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शंस करवाने चाहिए और यह प्रोसेस उनको सुनिश्चित करनी चाहिए। द जनरल इलेक्शन टू द 18th लोकसभा, हमारी 18वीं लोकसभा के लिए जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, विल बी स्प्रेड ओवर मतलब टाइम पीरियड, विल बी स्प्रेड ओवर 7 phases एंड 44 days, यानी कि 7 चरणों में होंगे। जो बोलते हैं ना 7 चरणों के चुनाव हुए हैं, तो 7 चरणों में होंगे ये चुनाव और 44 days का टाइम पीरियड इनको लगेगा। विद द काउंटिंग ऑफ वोट्स शेड्यूल्ड फॉर June 4, और जिसमें जो वोटों की गिनती है वो 4 जून को की जानी है। द अनाउंसमेंट मार्क्स अ फॉर्मल बिगनिंग बट कैंपेनिंग हैज बीन अ पेरेनियल अफेयर। पूरे अब ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये तो अब बिगनिंग हो गई है, किस चीज की, फॉर्मल तरीके से बिगनिंग हो चुकी है कि अब हाँ चुनाव आ चुके हैं, लेकिन जो चुनाव प्रचार रहा वो तो पेरेनियल रहा। पेरेनियल मतलब सदाबहार, कि साल भर चुनाव तो चलता है, वो कैंपेनिंग तो साल भर ही चलती रहती है। ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज इफ टू विंडिकेट द रूलिंग बीजेपी's कॉल फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। विंडिकेट मतलब सिद्ध करना, जैसा कि बीजेपी सिद्ध करती है, बीजेपी का जो एक धारणा है रूलिंग पार्टी बीजेपी की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उसके अनुसार जो ये चल रहा है वो तो सदाबहार ही चल रहा है, कैंपेनिंग तो चलती ही आ रही है। which it argues will reduce the time spent in electioneering। बोल रहे हैं जिसके लिए बीजेपी का तर्क है, आर्ग्यू मतलब तर्क है, वो बहस वाला आर्ग्यू नहीं, तर्क वाला आर्ग्यू। तर्क है कि भाई ये तो चुनाव प्रचार जो है इसके ऊपर जो समय है वो कम खत्म होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो। Simultaneous elections and other contentious questions from the backdrop for द लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सेशन। साइमल्टेनियस, साथ ही साथ इलेक्शन करवाने का, यानी कि विधानसभाओं के इलेक्शन, राज्यसभा लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, उसके अलावा जो विधान परिषद के इलेक्शंस और पंचायत वगैरह के इलेक्शंस, ये साथ में करवाना जो है, और बाकी जो और सवाल हैं, कुछ और भी इसके रिलेटेड, इससे विवादास्पद जो सवाल हैं, फ्रॉम द बैकड्रॉप फॉर द लॉन्ग ड्रॉन। बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि, इलेक्शन सेशन के लंबे इतिहास से जो लगा है, क्वेश्चंस उठे हैं। द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में किसी भी कोने में होने वाली, किसी भी देश में होने वाली सबसे बड़ी इलेक्शन प्रणाली जो है, ऐसी कैंपेनिंग, ऐसी प्रोसेस जो है वो हिंदुस्तान की है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर सवाल भी उस हिसाब से खड़े होते हैं, राइट। वाइल इंडिया हैज इनफ रीजन्स टू बी प्राउड ऑफ इट्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पूरे हिंदुस्तान के पास में बहुत सारे रीजन्स हैं अपनी जीवंत, लाइवली, एनर्जेटिक डेमोक्रेसी के ऊपर
प्राउड फील करने की, गर्व फील करने की, एंड एक्सिलरेटिंग डाइवर्सिटी, एक्सिलरेटिंग मतलब रोमांचक, बहुत रोमांचित करने वाली, एक्साइट करने वाली जो हमारी विविधता है उसके ऊपर हम बहुत गर्व फील करते हैं। एंड ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी सोबरिंग, लेकिन अगर हम इसको असल मायने में आत्मविश्लेषण करें तो हमें जो नतीजे मिलेंगे बहुत ही गंभीर मिलेंगे, सीरियस मिलेंगे। सोबरिंग मतलब गंभीर या सीरियस। फ्रॉम 2019 इंडिया हैज विटनेस्ड रैपिड एंड मैसिव चेंजेस। 2019 से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े परिवर्तन देखने मिले हैं। द गुड एंड बैड, जो कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। द बीजेपी naturally is trying to present its second term as an era of progress and prosperity। बीजेपी जो कि जाहिर तौर पे ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इनका जो सेकेंड टर्म रहा वो एक ऐसा युग रहा जिसमें भारत बहुत फला फूला है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है, तरक्की करी है। while its propaganda has been blaring, और वही इनका जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा मतलब कि जो इनका प्रचार करने का, मत प्रचार का जो तरीका है वो बहुत ही तेज है। ब्लरिंग मतलब तेज, लाउड है। तो ऑपोजिशन अटेम्प्ट्स टू क्रिटिक इट हैव बीन फीबल, फिर भी ऑपोजिशन के जो अटेम्प्ट्स रहे इनको क्रिटिक करने के, इनकी आलोचना करने के, वो बहुत ही कमजोर रहे। This uneven playing field is largely the outcome of BJP's misuse of state power to influence other parties and actors in the political process। बोल रहे हैं तो ये uneven playing field, ये जो असमानता है ये क्यों हुई है? ये असमानता इसलिए हुई है क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा मिसयूज करा है स्टेट पावर का, यानी कि सरकार की जो पावर है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करा है, जिससे कि वो दूसरी पार्टीज को और दूसरे जो एक्टर यहाँ पे फिल्म वाले एक्टर्स नहीं है बल्कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बोला जा रहा है, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, उनको इन्फ्लुएंस किया गया है अपनी पावर के इस्तेमाल से। सच एज द मीडिया, जैसे कि दूसरे पॉलिटिकल एक्टर्स कौन हो गए? मीडिया हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, एंड द प्राइवेट सेक्टर। इनहेरेंट प्रॉब्लम्स वीकन दी ऑपोजिशन फर्दर, और फिर कुछ इनहेरेंट यानी कि अपने आप से उन्होंने खींची हुई कुछ प्रॉब्लम्स है वो ऑपोजिशन को और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। The fact that principal opposition parties बैंक अकाउंट is restricted, ये फैक्ट, ये तथ्य कि जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी की, उसके बैंक अकाउंट को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एन alleged procedural lapse, वो भी एक कथित, अभी साबित नहीं हुआ है, बस एक कथित प्रोसीजरल लैप्स है, यानी कि कुछ चूक है, कुछ प्रोसीजर्स में इनफॉर्मेलिटी हो गई है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करने में चूक हो गई है, वो भी उसका भी सिर्फ आरोप लगा है, कथित तौर पे हुई है, साबित नहीं हुई है, उसके ऊपर आपने उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया। विच इज अ माइनर वन इवन इफ प्रूवन, जो कि बहुत ही माइनर होगी अगर सिद्ध भी हो जाती है तो। अभी तो कथित है, अगर सिद्ध भी हो जाती है तो भी ये माइनर सी गलती होगी। इसके ऊपर आपने ऑपोजिशन, जो कि देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, आपने उसका जो है बैंक अकाउंट ही सीज कर दिया है। says a lot about how state agencies are tilting the scales। तो ये अपने आप में ही बहुत सारी चीजें साबित कर देता है कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र है वो टिल्टिंग द स्केल, यानी कि किसी एक की तरफ झुकाव डाल रहा है, किसी एक पक्ष की तरफ पूरी कार्य प्रणाली को झुकाव डाल रहा है। द रेवल्यूशंस सो फार, जो अभी तक चीजें प्रकट हुई हैं वो अभी तक अराउंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, विच वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया गया था। ऑल्सो पेंट अ डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ श्रिंकिंग फेयरनेस, उसमें भी बहुत गहरे राज जो है वो खुलते हैं, जो एक श्रिंकिंग फेयरनेस यानी कि पारदर्शी और फेयर, फ्री और फेयर की जो बात कर रहे हैं, निष्पक्षता की, वो निष्पक्षता कितनी कम हो चुकी है, कितनी सिकुड़ चुकी है, उसके बारे में जानकारी मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अभी तक के खुलासे से। इन द इलेक्शन प्रोसेस, किसमें? इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। गिवन, देखते हुए, द सर्कमस्टांसेस, अभी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज अ डिफिकल्ट जॉब इन इंश्योरिंग दैट द पोल प्रोसेस इज नॉट ओनली फेयर बट ऑल्सो सीन एज सच। बोल रहे हैं कि इस अभी का जो सर्कमस्टांस है कि देखो SBI ने उनके खाते सीज कर दिए, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, SBI नहीं सॉरी, किसी भी बैंक के द्वारा उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो अभी तक का चीजें सामने आ रही हैं,
तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ईसीआई के पास में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा ये सुनिश्चित करना कि जो इलेक्शन प्रोसेस है पहली बात तो फेयर हो, ठीक है, फेयरनेस के साथ में हो, फ्री हो, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि लोगों को दिखे भी वो फेयरनेस। ऐसा नहीं कि ईसीआई तो बोल रहा है कि भाई हमने फेयरनेस किया, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, लेकिन जनता को लग ही नहीं रहा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। This challenge has been complicated by the abrupt exit of an ECI member। और बोल रहे हैं कि ये जो चैलेंज है ये और ज्यादा गंभीर हो गया, और ज्यादा जटिल हो गया जब abruptly यानी कि तुरंत ही, एकदम से ही, अननोटिफाइड वे में क्या हुआ, एक ईसीआई के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया एंड 2 हर्ड अपॉइंटमेंट्स, और आनन फानन में 2 अपॉइंटमेंट्स करने पड़े। The process of appointing the members of ECI remains controversial। अब आपको पता है कि ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो कितना कंट्रोवर्शियल है। कभी उसमें पहले बोला जाता है 5 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए, 3 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए, उस 3 सदस्य में कौन कौन होंगे। उसके बाद में अंत में अभी जो है इस वक्त पे वो 2 रूलिंग पार्टी के ही मेंबर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक दूसरा कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा। तो इसको बहुत कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है कि एक का तो वोट आप सुनेंगे ही नहीं मेजोरिटी से, जो अपोजिशन का एक बंदा होगा उसका। तो बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो अपने आप में पहले ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसके अंतर्गत 2 बहुत आनन फानन में क्या कर दी गई, अपॉइंटमेंट्स कर दी गई। Given the complete control that the political executive has given itself in, और वो भी तब ये देखते हुए कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है उसने अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल दे दिया है, ये देखते हुए ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की और जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत कंट्रोवर्शियल है। Opposition leaders have questioned the need for such a prolonged poll schedule। और वहीं ऑपोजिशन ने क्या सवाल उठाया है कि इतना लंबा पोल शेड्यूल क्यों बनाया है, 44 डेज का टाइम, 7 चरणों में चुनाव, क्यों ऐसा क्यों किया गया। इन वेस्ट बंगाल वेयर द बीजेपी इज पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, और वहीं वेस्ट बंगाल में जहां पे बीजेपी क्या कर रही है, पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कि सभी प्रयास कर रही है, जो भी उनको मौका मिल रहा है सबको प्रयास कर रही है। पोल्स हैव बीन स्टैगर्ड अक्रॉस ऑल 7 पेजेस। यहाँ पे जो पोल्स हैं वो चरणबद्ध रहेंगे, शेड्यूल रहेंगे, सभी 7 चरणों में यहाँ पे चुनाव होंगे। वाइल द ईसीआई इज जस्टिफाइड इन इट्स डिफेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ईसीआई ने अपने जस्टिफिकेशन में, अपने डिफेंस में क्या कहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से करना पड़ा है, इट नीड्स टू डू मोर टू इंश्योर पब्लिक ट्रस्ट इन देम। लेकिन केवल ये कह देना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे पास इतनी सी है इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ये जस्टिफाइड आंसर नहीं होगा। अगर उनको जनता का भरोसा बनाना है खुद के ऊपर कि जनता उनके ऊपर विश्वास करे, तो उनको और ज्यादा कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लेम ऑफ अ राइट टू प्राइवेसी बाय डोनर्स, अभी एक क्या है, कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, मतभेद चला हुआ है, द्वंद्व चला हुआ है 2 क्लेम्स के बीच में। पहला है कि भाई जो डोनर्स हैं उनके पास में राइट टू प्राइवेसी है। डोनर्स कौन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर, जिसको सरकार ने बोला कि हमारे वोटर्स को सारी जानकारी जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो डोनर्स की प्राइवेसी भी जरूरी है, ये उन्होंने बोल दिया। वहीं वोटर्स के पास में राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है।